ऑलराइट, save that from yonder ivy mantle tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bar, molest her ancient solitary reign. ठीक है, now let us see what does it mean. Save here refers to accept. Okay, save that from yonder. So save here refers to accept. Now EXCEPT. Yonder, yonder here means there. Okay, like we have here and there, so that is there. Yonder is, which means there. Ivy mantle tower, ivy mantle tower means that is something ivy covered steeple of the church, है ना, उसकी बात हो रही है. Then मोपिंग आउल, मोपिंग आउल जो है, फिर आप देखिए दोबारा से एक जो एटमॉस्फियर है, जो मेलंकलिक मूड है, उसको आउल की आवाज से जो है आपको एक दोबारा से फिर से एक साउंड आपको आ रही है, जिस वर्ड को सुनने से आपको दिमाग में एक साउंड का इंप्रेशन आता है, जैसे ओनोमोटोपोइक वर्ड्स जो आपने कल करे थे. तो ये जो मोपिंग आउल है, मोपिंग आउल हियर बेसिकली ये जो ग्लूमी एटमॉस्फियर है, जो ग्लूमी सराउंडिंग्स है, उसको इनहांस कर रहा है, उसको फर्दर इंटेंसिफाई कर रहा है. कंप्लेन, कंप्लेन यहाँ पे मतलब है जैसे कि प्रोटेस्ट करना, है ना, प्रोटेस्ट करना, या फिर आप एक कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कि आप कहते हैं कि व्हाट डू यू हैव इन लाइफ एंड व्हाट यू डोंट हैव, राइट. सो सिमिलरली लाइक यू आर मेकिंग अ काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट, एक आप रिबल कर रहे हैं या आप एक कंप्लेंट कर रहे हैं. यहाँ पे कंप्लेन का मतलब है ऑफ सच हियर रेफर्स टू, यानी ऐसे लोगों के बारे में, यानी ऑफ दैट इज अबाउट सच पर्सन्स. कैसे पर्सन्स हैं अभी देखते हैं. देन यू हैव सीक्रेट, सीक्रेट जैसा कि आप जानते हैं दैट इज बहुत ही सेक्लूडेड मैनर में, बहुत ही प्राइवेट मैनर में, तो वो हो गया सीक्रेट. बावर, बावर आपका जो है दैट इज अ लिविंग प्लेस, है ना, स्पेशली जैसे लेडी का जो चेम्बर होता है दैट इज टू बी रेफर्ड एज बार, BOWER, है ना, लिविंग प्लेस, एंड विच इज पर्टिकुलरली टू डू विद द लेडीज चेम्बर. देन we have molest, molest here refers to disturb. Okay, देन वी हैव एंशियंट, एंशियंट जैसा कि आपको पता है या यहाँ पे जो मतलब रख रहा है दैट इज समथिंग, जैसे आप कहते हैं ना कि दिस इज अ वेरी एंशियंट मॉन्यूमेंट, व्हिच मींस इतने लंबे सालों तक, इतने लंबे ड्यूरेशन तक वो विदस्टैंड कर पाया, है ना. तो ऑफ लॉन्ग विदस्टैंडिंग, तो किसी चीज को आप प्राचीन या आप कहें कि बहुत पुरातन काल से है और आज में भी आप उसको चाहे मूर्त या अमूर्त विरासत में, टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज में अगर आप देखें तो यू वुड से कि एंशियंट है. तो एंशियंट मतलब ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, राइट. फिर आप देखिए सॉलिटरी रेन, तो सॉलिटरी हियर रेफर्स टू एक्सक्लूसिव, और रेन जो है, रेन आपको यहाँ पे जैसा कि आपको पता है यहाँ पे एक्सक्लूसिव ये आपको 12th ये जो है आपका रेन, तो रेन हियर रेफर्स टू रूल, जैसे इनका रेन उनका रेन, मतलब ये जो उन्होंने जिस शासन काल में रूल किया, राइट. सो वो रूल हो गया आपका. तो यहाँ पे जो दो ओल्ड सॉलिटरी रेन जो है ना, ये जो एंशियंट सॉलिटरी यानी ये जो सेक्लूडेड या ये आपका जो एक्सक्लूसिव रूल है, इट रेफर्स टू द ओल्ड रूइंड टावर. ओके, ओल्ड रूइंड टावर ऑफ विच द आउल फीमेल यूज्ड टू बी द सोल इनहैबिटेंट. ठीक है, ये एक उस रूइंड टावर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक टावर है, और वो टावर का एक लौता बाशिंदा या एक लौता उसका इनहैबिटेंट या उसका जो रेसिडेंट था वो एक फीमेल आउल हुआ करती थी, है ना, उसका एक लौता जो वहां पे रहने वाली. ठीक, आगे देखते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ग्रे क्या बात आपको कन्वे कर रहे हैं. ठीक, अब यहाँ पे जैसे ऑफ ऑल द साउंड, जैसे पहले भी बताया कि कितना सन्नाटा है इधर उधर, और केवल जैसे शीप या काऊ या कैटल के गले में जो आपका नेक में जो टिंकलिंग जो साउंड है केवल वो आ रही है, जैसे बीटल का जो व्हीलिंग है वो उसमें साउंड जो हो रही है हम साउंड वो आ रही है, हमिंग साउंड है, बजिंग साउंड है. तो यानी आसपास सब कितना सन्नाटा या कितना ग्लूमी है. उसी तरीके से यहाँ पे उसी बात को आपको फर्दर सीमेंट करते हुए, उसको फर्दर क्या कहते हैं री इन्फोर्स करते हुए आपको क्या कह रहे हैं
हैं कि यहाँ पे अगर कोई आवाज जो उन्हें सुनाई दे रही है तो दैट इज ओनली द साउंड ऑफ दैट फीमेल आउल, यानी जो हूटिंग, वो जो आउल का जो नॉइस है, यानी हूटिंग आप कह लीजिए, या जो ग्लूमी नॉइज है आउल का। आईवी मैंटल टार इज चर्च, एक मिनट बीच में, लेट मी फिनिश, तो बाद में आपको रहता है। आईवी मैंटल टार हियर रेफर्स टू स्टीपल ऑफ द चर्च, ठीक है, स्टीपल ऑफ द चर्च, अभी वो वही यहाँ पे है। उसके बाद आगे देखिए, तो हाँ इज कमिंग फ्रॉम, तो ये जो हूटिंग का जो नॉइज है या जो ग्लूमी नॉइज है आउल का, जो फीमेल आउल का आ रहा है, ये बेसिकली एक नेस्ट से, यानी वो जो घोंसला जो कि एक बहुत ही डिस्टेंट प्लेस पे, यानी काफी दूर है, और वो ओल्ड एंड रूइंड आईवी कवर्ड, है ना, स्टीपल ऑफ द चर्च, ठीक, वहां से ये साउंड आ रहा है। तो कहने का मतलब पहले टाइम में वो वहां पे जिसका वो घर हुआ करता था, आज वो रूइंस में है, और वहीं से उसकी जो साउंड आ रही है, मोपिंग आउल जो साउंड है, ये यहाँ पे आपका हूटिंग का ग्लूमी नॉइज जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नेस्ट। तो यहाँ पे आउल का जो हूट है ना, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। वो किस बात का प्रोटेस्ट कर रहा है? इट इज अ प्रोटेस्ट टू द मून कि अगेंस्ट हिज वॉन्डरिंग, कि नियर हर नेस्ट, मतलब वो उल्लू है, और उल्लू जो अपने घोंसले में है, और घोंसले के आसपास जो मून है, यानी वो जो चंद्रमा जो निकला हुआ है, वो आसपास उसके घूम रहा है, इर्द गिर्द उसको वॉन्डर कर रहा है। तो वो कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो जो उसकी लाइट है या जो उसकी प्रेजेंस है, उसकी वजह से उस आउल की प्रिवेसी जो है, वो जो उसका सीक्रेट जो है, जो उसका प्राइवेट स्पेस है, वो कहीं ना कहीं हिंडर हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। और कह रहे हैं कि ये जो चीज है which she had been exclusively enjoying since ancient times, कि पहले शुरुआत से लेके अभी तक का वो हमेशा ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। लेकिन जो आज में है वो ये कि जो मून जो है उसके नेस्ट के आसपास है, और उसकी प्रेजेंस की वजह से ये फीमेल आउल को यहाँ पे उसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी प्रिवेसी जो है वो उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें एक तरीके की रुकावट आ रही है। ठीक, क्या यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि पहली बात तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने आपको कल बोला था, देखने के लिए नहीं देखा हो तो फिर देख लीजिएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन। फिर आप देखिए द ग्लूमी एंड मेलंकलिक एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे ये इंटेंसिफाई कर रहा है, यानी ये जो सॉरोफुल जो चीज है या जो फिलोसॉफिक रिफ्लेक्शन है पोएट का ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ द मटेरियल ग्लोरी, है ना, कि ये जो वेल्थ है, प्राइड है, ये सारा कुछ आपका कुछ काम नहीं आना है, या वो फ्यूटाइल है, दैट इज ऑफ नो यूज। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन किया गया है, स्पेशली द क्रीचर और दी ये जो आउल का जो इंट्रोडक्शन है, या जो उसके साउंड यानी हूट का जो इंट्रोडक्शन है, इट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ओके, क्योंकि ये सिंबॉलिक है मेलनकली के लिए। क्योंकि जब आप ये सैड, डेमिनेंट, मेलनकलिक मूड को आप कहना चाहते हैं, तो आप आउल के जो हूटिंग साउंड है उसको आप करते हैं। और आपने सुना भी होगा कि वो जो कैसा साउंड होता है, और किस तरीके की चीजों को कहाँ पे आप सुपरस्टिशियस तरीके से, या जो भी आप उसको अपशकुन को कहते हैं, इल ओमन, है ना। तो और जो स्वस्थ चीज, यानी जैसे स्वास्तिक हो गया, या जो अच्छा साइन है, उसको आप ऑगरी, AUGURY, है ना, तो गुड ऑगरी और इल ओमन, तो वो भी वो सारी बातें, और यहाँ तक ये माना जाता है, तो उसको हम लोग उसी तरीके से सिंबॉलिक देखते हैं, उसको मानते हैं। एंड ये जहां तक आउल की बात है, उसको हम ये ऐसा देखते हैं कि दे आर एसोसिएट्स ऑफ डेथ, है ना। तो डेथ से मिलता जुलता एक और एनोलॉजी आपको बताया गया, राइट। क्लियर है थर्ड स्टैंजा? बताइए। यस सर। क्लियर है तो आगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a moldering heap,
each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. ओके, beneath मतलब अंडर, रगेड जो है, रगेड मतलब जब कोई चीज अनइवन होती है या ऑड होती है तो उसको आप रगेड बोलते हैं। एल्म्स यहाँ पे मतलब हो गया जब कोई ट्री जो है वो बहुत बड़े साइज का होता है या बहुत मतलब जो उसकी हाइट अच्छी खासी होती है, जैसे आपने ओक ट्री देखा है, जैसे यूकलिप्टस देखा है, तो ऐसे पेड़ जो कि साइज में बहुत बड़े हों और हाइट में भी हों तो वो आपको कहलाते हैं एल्म्स, ELMS, ठीक। और यू ट्री शेड, यू यहाँ पे कह रहे हैं एवरग्रीन ट्री को, ठीक है, जो एवरग्रीन ट्री होता है, जैसे आपने जब फॉरेस्ट के टाइप्स किए होंगे तो आपने जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट या कॉनिफरस ट्रीज, तो ये सब आपने टाइप्स करे होंगे पहले। और तो ये एवरग्रीन ट्री कहने का मतलब है यहाँ पे यू से। और फिर है हीव्स द टर्फ, तो हीव यहाँ पे मतलब राइज करना, और टर्फ यहाँ पे है, टर्फ आप जैसे जानते हैं जैसे क्रिकेट में भी होता है ग्रीन टर्फ, तो वही मतलब है यहाँ पे पैच ऑफ ग्रास, ठीक है। तो पैच ऑफ ग्रास को आप ये टर्फ बोलते हैं। फिर मोल्डरिंग हीप, तो मोल्डरिंग हो गया यहाँ पे फिर से डिके करना, जैसे कोई जो चीज होती है जब डिक्लाइन कर रही है, डिके कर रही है, फॉसिलाइज कर रही है, तो वो आपका हो गया डिके, डिके करना, ये मोल्डरिंग हो गया। हीप, हीप यहाँ पे हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक। फिर उसके बाद में सेल, सेल यहाँ पर मतलब है ग्रेव से, GRAVE, ग्रेव ना। फिर है आपका फॉर एवर लेड, तो फॉर एवर मतलब क्यों, क्योंकि ग्रेव में जब जो भी इंसान को आप दफन करेंगे, जिसको भी आप बेरी करेंगे, उसको आपने फॉर एवर लेड ही तो हुआ, तो वो जो ग्रेव है उसके अंदर इटर्नली मतलब शाश्वत तरीके से, परपिचुअल तरीके से, वो सदा हमेशा हमेशा के लिए वहां पे उसको लेटा दिया गया है या उसको सुला दिया गया है। तो जिस भी इंसान को आप दफन कर रहे हैं, जिस भी इंसान को आप बेरी कर रहे हैं, तो इटर्नली जो है आप उसको उस सेल में, है ना, सेल फॉर एवर लेड, हमेशा हमेशा के लिए, लेड मतलब बेरी कर देते हैं, तो उस ग्रेव के अंदर आप हमेशा के लिए उसको बेरी कर देते हैं, ठीक। उसके बाद रूट फोरफादर्स और हैमलेट, हैमलेट मैंने आपको बता ही रखा है कि एक छोटा जो गांव होता है पुरवा, तो उसको आप हैमलेट बोलते हैं स्मॉल एच के साथ में। और फिर है आपका रूट फोरफादर्स, रूट फोरफादर्स इसलिए क्योंकि वो इग्नोरेंट है, क्योंकि वो इलिटरेट है। जो विलेज के जो फोरफादर्स हैं, यानी जो आपके पूर्वज हैं या जो आपके बड़े हैं, तो ये यहाँ पे दे हैव बीन इग्नोरेंट एज वेल एज दे हैव बीन इलिटरेट, ठीक है। तो वो इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, विलेज फोरफादर्स, तो इसलिए उसको कहा गया है रूड फोरफादर्स, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये जो विलेजर्स हैं, यानी ये जो इग्नोरेंट विलेजर्स हैं, ये जो इग्नोरेंट विलेज फोरफादर्स हैं, वो परमानेंटली अपनी ग्रेव के अंदर, है ना, जो कि which is there under the shade of those old elm trees, तो मतलब कब्र जहां पे है और उसके आसपास जो है एल्म ट्रीज है। एल्म ट्रीज वो ट्रीज जो कि आपके कहने का मतलब जो साइज में और जो हाइट में काफी बड़े हैं, और तो वो परमानेंटली उस शेड के अंदर जो है, वो एल्म ट्रीज के अंदर जो है, या जो यू ट्रीज हैं उसके अंदर जो है आप ये ruined graves आप देख सकते हैं, and it can be seen in the heap of earth with grass risen over them, ठीक है। तो यानी अब देखिए दो चीजें, अब पहली बार आपको यहाँ पे पता लगने वाला है जब वो कह रहा था एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री चर्चयार्ड मतलब कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब विलेज, यानी रूरल जो वहां पे। अब जैसे एक, अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन बताएगा कि दो लोग हैं या दो डेथ अगर हुई है, तो एक अगर जाता है कंट्री चर्च यार्ड में तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और एक जाता है चर्च की तरफ या एक अच्छे ग्रेवयार्ड की तरफ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, कि उसको रख रखाव कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, उसको ख्यालात कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजों पे आपको वहां पे रिफ्लेक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब ये जो विलेज इग्नोरेंट विलेज फादर्स या इलिटरेट फोर फादर्स हैं, उनको
कोई अटेंशन पे नहीं करता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजेंस के बराबर है, इग्नोरेंस के बराबर है, कि वो बड़े बड़े जो एल्म ट्रीज हैं उसके नीचे इस तरीके से रूइंड मैनर में है कि आसपास ये जो पैच ऑफ ग्रास हो गया है, आसपास बहुत सारा इधर उधर का जो डेवलपमेंट है, यानी इन टर्म्स ऑफ जो फ्लोरा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, तो ये स्पेशली जो आपका जो प्लांट्स हैं या और तरीके के जो चीजें यहाँ आसपास जो उग जा रहा है ना, जो कि ग्रो कर चुका है, तो जैसे ग्रास कर चुकी है, या हीप ऑफ अर्थ है कि कोई मोल्ड जैसा वो एकदम से टीला जैसा बन गया या कुछ और हो गया, तो मतलब अनइवन है, ऑड है, और उसका आपको कोई बहुत बेहतर व्यू नहीं मिल पा रहा है, और उस तरफ से शायद बहुत कम ही लोग जाते भी हैं, और वो ऑलमोस्ट लाइक कोई अटेंड नहीं करता है उसको, है ना, कि जैसे कोई आदमी उसको उस रास्ते से गुजरता हो या उसको फ्लावर्स ऑफर करता हो, तो इस तरीके की कोई एक्टिविटी उधर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मतलब है। अब ये इतने आसान तरीके से ये थर्ड स्टैंजा के बाद जब आप फोर्थ स्टैंजा में करते हैं, इट इज मोर लाइक अ बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है कि एकदम से आपको कंट्री साइड की तरफ या विलेज के जो ग्रेव है उस तरफ, आपको ग्रेवयार्ड की तरफ आपको लेके चला गया है, जहां पे जो विलेज फोर फादर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनको बेरी किया गया है। ठीक, और ये एक लिंक आपको इस्टेब्लिश कर रहा है, यानी एक सिंपल लाइफ, अगर आप जो रूट फोर फादर्स थे, और एक दूसरी तरफ जो ग्लैमरस लाइफ होगी, यानी एक तरफ रिच और पावरफुल है, और एक तरफ आपके ये रूट फोर फादर्स यानी विलेज के जो इग्नोरेंट और इलिटरेट फोर फादर्स हैं, तो उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये कंट्री साइड की एक हार्मोनियस पिक्चर जो है, दैट इज समथिंग विच अपील्स टू द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रीडर्स। ठीक है, तो दोनों आप ये कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस जैसे द रगेड एल्म्स है, मोल्डरिंग हीप है, विद टर्फ, नैरो सेल या हैमलेट, तो ये सारा कुछ आपका जो विलेज का ग्रेवयार्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जैसे मैंने आपको बताया, एबे, ABBEY, तो एक तरफ आपका कंट्री चर्चयार्ड है और दूसरी तरफ एबे चर्चयार्ड है, विच इज टू डू विद द फाइन सोफिस्टिकेटेड रिच एंड पावरफुल पीपल हु हैव बीन बेरिड अंडर द ग्रेव। तो ये आपका हो गया एबे चर्चयार्ड की तरफ। तो वहां पे क्या है, वहां पे एक अच्छा खासा बाकायदा ऐसा स्टोरीड अर्न होगा, हाँ, प्रॉपर उस पे इंस्क्रिप्शन होगा, बहुत बाकायदा उस पे सब कुछ लिखा है और डॉक्यूमेंटेड है, हाँ, एनिमेटेड बस्ट होगा, एनिमेशन यानी बस्ट, आप जानते हैं ना बस्ट, ये जो है, तो जो लास्ट ट्रीज जो है, ये जो नेग्लेक्टेड स्पॉट है, ये अब क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये पेड़ के नीचे, ये जो ग्रेव के अंदर जिन लोगों को आपको बेरी किया गया है, वो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारी चीजों को जो नेग्लेक्टेड है, कहने का मतलब ऐसे अनडिस्कवर्ड टैलेंट्स जो हैं, है ना, जो रूट फोर फादर्स जिन मतलब उनके पास वो टैलेंट्स थे, एक अकेला रिच होना, या एक अकेला पावरफुल होना, या एक अकेला इन्फ्लुएंशियल होना, मतलब सिर्फ यही सब कुछ होना नहीं होता है। वो कह रहा है उनके पास बहुत सारे अनडिस्कवर्ड टैलेंट्स रहे। ठीक है, रूट फोर फादर्स के पास भी ऐसी सब बातें, मतलब ऐसा कोई इंसान, मतलब आपको भगवान ने जन्म दिया है तो हर कोई में एक ये यूएसपी या एक आपकी खास चारित्रिक विशेषता होती है, राइट। तो उसको लेकर क्या है कि आप अपने पूरे जीवन काल में उसको, जैसे आपने मिल्टन के भी पोएम में आपने देखा था, वो गिफ्ट की बात करते हैं कि गॉड जो है आपको टैलेंट दे के भेजते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप खुद ही सोचिए कि जैसे ग्रेव है और उसकी ग्रेव पे ना उसका नाम लिखा हो, ना उसके डेट ऑफ डेथ या बर्थ लिखा हो, ना उसके बारे में कुछ लिखा हो। ठीक है, और वहीं आप एबे चर्चयार्ड में चले जाएं तो मान लो उसने किया भले ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन बनाया उसको, सजाया सवारा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये यहाँ पे आपको वो कंट्रास्ट कर रहा है कि ये जो विलेज रूट फोर फादर्स जो थे, यानी जो इलिटरेट थे, तो इलिटरेट होने के नाते ऐसा नहीं है कि हम उनकी लाइफ को सिंग नहीं कर सकते, या हम उनके हेरोइक डीड्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, या दूसरा ये है कि वो कुछ अटेंशन का पात्र बनता नहीं है, वो कंप्लीट नेग्लिजेंस का एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर नाउ
ये क्लियर है? ये वाला स्टैंजा क्लियर है? यस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The breezy call of the incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. ठीक. अच्छा, तो ब्रीजी कॉल यहाँ पे जो है, ब्रीजी मतलब प्लेजेंट, कॉल मतलब इनविटेशन या फिर हो गया न्योता. फिर है इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न. इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न इसलिए क्योंकि जो मॉर्निंग है बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही फ्रेग्रेंट है ना. और फिर है आपका स्वॉलो ट्विटरिंग. तो स्वॉलो ट्विटरिंग, या स्वॉलो से मतलब है जो कि स्मॉल, और ये जो एक चिड़िया है बहुत ही स्विफ्ट तरीके से उड़ती है, तो स्विफ्ट फ्लाइंग बर्ड जो है ये यहाँ पे रेफर कर रहा है. ट्विटरिंग मतलब चर्पिंग, है ना. जैसे यह आपने वो सुना है ना, सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर, है ना. तो ट्विटर इज टू डू विद अ बर्ड, राइट. तो ये स्विफ्ट फ्लाइंग बर्ड जो है, ये आपका जो उसका सॉन्ग है, यानी चर्प करना या जो सिंग करना, तो वो है, आप उसको रेफर कर रहे हैं. चर्पिंग या सिंगिंग जो है उसको रेफर कर रहे हैं ट्विटरिंग. फिर है आपका स्ट्रॉ बिल्ट शेड. तो आप जानते हैं घास फूस से या स्ट्रॉ से या किस तरीके से आप घोंसला जो है उसको आप नेस्ट को आप बिल्ड करते हैं. तो उस यहीं पे उसको कह रहा है कि ये जो घोंसला है, ये जो नेस्ट है, विच इज मेड अप ऑफ ट्विग्स. ठीक है, तो जो पेड़ होते हैं, जो डंठल होती हैं, जो टहनियां होती हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट जो है उसको मिला जुला के उसको उसने वहां पे बनाया है. तो स्ट्रॉ को यूज करते हुए, तो स्ट्रॉ बिल्ट शेड. तो शेड इसलिए क्योंकि भैया वो नेस्ट है. ठीक है. और यहाँ फिर कॉक श्रिल क्लैरियन. तो कॉक मतलब यहाँ पे रेफर कर रहा है जो मेल जो हेन होता है, तो अडल्ट मेल हेन, तो वो जो है उसकी जो बांग है ना, दैट क्रोज अर्ली इन द मॉर्निंग. तो जो सुबह सुबह जो वो बांग देता है ना, बहुत तगड़े से. और द एकोइंग हॉर्न. तो एकोइंग हॉर्न ये जो लाउड और जो हार्श ये जो साउंड है इस अडल्ट मेल हेन का, जो कि सुबह सुबह वो बांग देता है, राइट. तो ये जो फिर उसके बाद में ये आपका क्लैरियन, अच्छा सॉरी, श्रिल, कॉक श्रिल क्लैरियन. तो कॉक आपको मैंने बता ही दिया कौन है. और श्रिल इसलिए क्योंकि लाउड है, हार्श साउंड है. उसके बाद में क्लैरियन इसलिए, क्लैरियन आप जानते हैं ना, जैसे आपका ट्रम्पेट होता है, क्लैरियन एक तो जो हो ना, उसको आप ब्लो करते हैं और वो फिर आवाज उससे आती है, तो वो जो क्लैरियन है, तो क्लैरियन का यहाँ से जो रेफरेंस है अगेन लाउड और हार्श साउंड से मतलब है. एकोइंग हॉर्न, एको आप जानते हैं समथिंग विच रिसाउंड्स, जो दोबारा दोबारा आपको ये होता है, तो एकोइंग हॉर्न यहाँ पे है. राउज, shall rouse them from their lowly bed. तो rouse here refers to again कि wake up, और lowly bed इसलिए क्योंकि ग्रेव को रेफर कर रहे हैं. ठीक है. अब देखते हैं क्या कह रहे हैं. कह रहा है कि चाहे अब आप बात करें जो कि फ्रेश और फ्रेग्रेंट इनविटेशन जो सुबह का है ना, मॉर्निंग एयर, कह रहा है कि ना तो ये प्लेजेंट इनविटेशन जो सुबह जब ये फ्रेश और फ्रेग्रेंट एयर होती है, कह रहा है ना तो ये, और जैसे नाइदर और नॉर वाली जो चीज है, कह रहा है ना तो प्लेजेंट इनविटेशन जो कि फ्रेश और फ्रेग्रेंट मॉर्निंग जो सुबह जो हवा होती है, जो एयर है, जो ब्रीज है, ना तो वो कह रहा है. और दूसरा क्या कह रहा है, और ना तो ये जो स्वीट सॉन्ग्स हैं बर्ड्स के जो कि अपने घोंसलों से, है ना, घोंसले कैसे बने हुए हैं, दे आर मेड ऑफ ट्विग्स, दे, और कह रहा है ना तो मतलब ये भी हो गया, कह रहा है ना, ये भी नहीं. अब तीसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है ना तो वो जो हार्श या लाउड नॉइज जो कि जो कॉक है उसका जो साउंड आता है, और ना तो वो जो हॉर्न है उसका जो एकोइंग साउंड है, रिसाउंडिंग साउंड है. कह रहा है ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे, इतनी सारी आवाजें बिल्कुल भी कोई काम नहीं आती हैं उन लोगों को जगाने में, यानी जो ग्रेव के नीचे, ठीक है, ये जो डेड विलेज फोरफादर्स हैं
वो जो अपनी कब्रों में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए ये सारी आवाजें कोई काम नहीं आती हैं। ठीक है, ये तो एक इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन हुआ। लेट अस टेक द कमेंट्स नाउ। क्या कह रहा है इस स्टैंजा में और इसके बाद के एक दो स्टैंजा में और भी, यहाँ पे बेसिकली आपकी डेथ की सॉवरेनिटी पे आपको एम्फसाइज किया है कि डेथ जो है उसकी सॉवरेनिटी पे एम्फसाइज करते हुए कहा है कि यहाँ तक कि जो रूट फोर फादर्स हैं, कह रहा है कि दे वर ऑल्सो अलाइव, है ना भाई, एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर ऑल्सो अलाइव। तो उनका जो मोस्ट मीनिंगफुल फैक्ट है हाँ, कि दैट दे वर, देखिए होता ये है कि जैसे अब आज में आप सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं और हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अब लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर नियरिंग आर टाइम, तो वी आर ऑन द पाथ ऑफ लीडिंग टू द ग्रेव। कहने का मतलब हम अपने समय के और करीब जाते जा रहे हैं। तो यही बात आपको ये कह रहा है कि हमारे जो रूट फोर फादर, जो विलेज फोर फादर्स थे, वो भी एक टाइम पे अलाइव थे और वो उसी तरीके से अपनी ग्रेव की तरफ धीरे 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 अग्रसर थे, या धीरे 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 दे वर मूविंग फॉरवर्ड। मतलब वो कुछ एक्टिविटी अगर आप करो या ना करो, लेकिन आपका टाइम जो है दैट इज टिकिंग। ठीक है, तो वो ये कह रहा है। तो ये जो डेथ नेल्स हैं ये विच आर टोल्ड थ्रू आउट, ये जो स्टैंजा में जो ना पैराफ्रेज, फॉर देम नो मोर एंड नो चिल्ड्रन आगे चल के है। और इसका जो आप देखिए इलेबोरेट कॉम्बिनेशन जो इस पैरेलल में यहाँ किया गया है, जैसे पहली दो लाइन आप देखिए पैरेलल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद में थर्ड लाइन है, फिर आप देखिए फिर एक मोनोटोनस सीक्वेंस जो है थर्ड पैरेलल लाइन का वो बैलेंस कर रहा है उधर पहले की लाइन में। तो बेसिकली ये तो खैर उसका है ना। तो देखिए प्लेजेंट ब्रीज जो है, ठीक है, जो ब्रीज ब्लो कर रही है, ये जो मॉर्निंग की जो ब्रीज है, या जो स्वीट सॉन्ग है आपका स्वॉलो का, या फिर कॉक का जो लाउड क्राई है, या फिर रिसाउंडिंग हॉर्न जो है, तो ये सारी चीजें जो है दे दैट इजीली दे वेक द स्लीपिंग मैन। हाँ, जैसे कोई अगर सो रहा हो तो उसको बड़े आसानी से जगाने के लिए है ना इन, लेकिन दे आर इनइफेक्टिव टू द ईयर्स ऑफ द डेड। चूंकि अब कोई अगर someone has passed or someone has breathed his last, अब वो ग्रेव के नीचे है, तो उनके लिए तो इनइफेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है इन सब चीजों से बताने कर आपको कहना ये चाहता है कि द डेड बिकम्स इनसेंसिटिव, है ना। जब आप भाई आपको कोई सेंसेशन नहीं, आपको कोई पल्सेशन पल्स नहीं है, आपको कोई सेंस, कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो कह रहा है कि ये जो डेड है वो इनसेंसिटिव हो जाता है इन सारे सिग्नल्स को लेकर, एंड नेवर राइज फ्रॉम देयर इटर्नल स्लीप, यानी जो वो अल्टीमेट स्लीप है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में जब एंड में कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो बिफोर आई स्लीप, स्लीप का मतलब सोने से नहीं है, स्लीप का मतलब है अल्टीमेट स्लीप, यानी कि डेथ को रेफर कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये जो इटर्नल स्लीप है, जहां से आप कभी उठ नहीं सकते, जहां से आप कभी राइज नहीं कर सकते, वहां पे क्या होता है कि जो डेड पर्सन है उसके लिए इस तरीके के सारे सिग्नल्स जो है इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ओनोमोटोपोइक इफेक्ट है। जैसे जब आप वर्ड बोलते हैं ट्विटरिंग, तो या अगर चर्पिंग बोलते या कुछ और आता तब भी, तो उससे आपको एक दिमाग में साउंड क्रिएट हो रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे एक ओनोमोटोपोइक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट। ये है आपका ये वाला स्टैंजा। क्लियर है, बताइए। काफी हो जाता है हैवी, है ना। है पोएम इंटरेस्टिंग धीरे धीरे। अब जैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा इशारा आपको ये भी मिला है कि यानी कि जब आप अलाइव हैं, यानी कि आपको जो भी चाहे जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको लेकर अगर आप देखें तो यू शुड रिस्पॉन्ड। जैसे जो खुशबू है, जो स्वाद है, जो मतलब इस तरीके से, यानी कहने का मतलब जो डेड इंसान है वो तो इनसेंसिटिव है, लेकिन आप अपने जीवन काल में जब आप अलाइव हैं, राइट, तो उसमें क्या है कि उस समय आपको अपने
सभी जो कॉल्स होती हैं, जो इनविटेशन है, जो नेचर से होता है या जो आसपास आपको जिस तरीके से आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट, तो उसमें क्या है कि यू शुड रिस्पॉन्ड, है ना, आपको उसको अटेंड करना चाहिए। वो जो पल्स है, वो जो लाइफ सेंसेशंस हैं, उनको आपको अटेंड करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें फिर आप ये सोचते हैं कि कौन सा पथ प्रदर्शक है और कौन सा पथ को दिग्भ्रमित करने वाला है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि कहाँ किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। खैर, आगे देखते हैं। डू वी हैव टाइम? इंदुभूषण 7, चल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। For then no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. ठीक, for them यहाँ पे कह रहा है डेड जो विलेज फोर फादर्स हैं, फाइन, अच्छी बात है। मैं इसीलिए बहुत आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन और हर एक चीज को उस पे कमेंट्स और पैराफ्रेजिंग और आपको उसके अंदर का जो और फर्दर इंडिकेट करना है फिगर ऑफ स्पीच या लैंग्वेज के ऊपर, मैं तमाम चीजों को जैसे कि आप बीए सेमेस्टर 1 में है, हैड इट बीन आप हायर क्लास में होते या मैं क्लास में वहां ऑफलाइन मोड में होता, तो आपको थोड़ा और अच्छे से और चीजों को आपके सामने, बट यहाँ पे भी तकरीबन उतना ही डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, तो फॉर देम यहाँ पे रेफर कर रहा है ये जो डेड विलेज फोर फादर्स हैं, जो कि इग्नोरेंट हैं, जो कि इलिटरेट है, उनकी बात करता है फॉर देम। फिर कह रहा है ब्लेजिंग हर्थ, ब्लेजिंग यहाँ पे ब्लेजिंग जैसे फ्लेमिंग, ठीक है, तो जो फ्लेमिंग होता है तो ये फ्लेम से मतलब है ब्लेजिंग हर्थ। हर्थ आप जानते हैं जो फायर प्लेस है, अंगीठी अंगीठी क्या कह रहे हैं कि जो आप देखते हैं कासल में, जैसे आपने फिल्म्स में देखा होगा, बड़े आराम से वो जो फायर प्लेस है वहां पे या कोई भी जगह पे जो आप फायर उसको लिट करते हैं, तो ये है। फिर आप देखिए प्लाई, प्लाई का मतलब है हु वर्क बिजीली, बहुत बिजी जो है वो वर्क करते हैं। और फिर है इवनिंग केयर, तो इवनिंग केयर यहाँ पे रेफर कर रहा है जो शाम के वक्त आप हाउस होल्ड, अच्छा एक शब्द होता है CHORE, तो ये जो डोमेस्टिक जो छोटे मोटे चुटपुट काम आप करते रहते हैं ना, तो उसको आप बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स या फिर डोमेस्टिक चोर्स। हाँ, या हाउस होल्ड चोर्स ज्यादा एक सही शब्द है। तो ये जो हाउस होल्ड वर्क है ना, जो कि वो शाम में करते हैं, इवनिंग में करते हैं, तो उसको कह रहे हैं इवनिंग केयर। और लिस्प, लिस्प यहाँ पे कहने का मतलब अनाउंस करना। उसके बाद में फिर है आपका जो है, अब यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्विटर हो रहा है ट्विटरिंग सुनकर। खैर, तो ये अनाउंस एंड सिक्स्थ लिस्प हो गया आपका अनाउंस करना। सायर का मतलब है यहाँ पे फादर से, है ना, फादर्स। और एनवीड, एनवीड हियर रेफर्स टू कॉम्पिटिटिव डिजायर टू बी किस्ड फर्स्ट। जैसे घर पे आप देखें, है ना, जो आपके अजीज होते हैं, तो उसमें से एक कंपटीशन होता है कि जो एंडेरिंग जो किस है या जो एक हग है या एम्ब्रेस है, तो कौन सा व्यक्ति पहले पाएगा, है ना। सो देयर इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव डिजायर टू बी किस्ड फर्स्ट, राइट। तो